हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि आप लोगों ने जेटेट का भी फॉर्म फिलअप कर चुका है। तो कुछ जो एग्ज़ाम तो होंगे ही, चाहे वो कुछ दिनों के बाद ही क्यों ना हो। तो अपनी तैयारी में आपको लगी रहनी है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाली है। आप वीडियो को देखें या उसके डिटेल अगर आप पढ़ते हो तो क्वेश्चन आंसर भी लगानी ज़रूरी है। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने करवा चुका है क्वेश्चन आंसर का, ये सेकंड पार्ट है। तो पिछले वीडियो में मैंने 10th क्वेश्चन तक करवाए थे, और साथ ही साथ डिटेल एक्सप्लेन के साथ आपको इंडिया के मैप के साथ मैंने ये बताया था कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, इन सबों में अंतर के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी की करवाए थे। तो ये एनसीईआरटी की ही क्वेश्चन आंसर सीरीज है जेटेट के लिए। साथ ही साथ आप अदर एग्जाम भी लिख रहे हो तो एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सहायक आचार्य इसका प्रूफ है, जो 6 to 8 के लिए हुआ था। 26,000 जो टीचर की वैकेंसी है उसमें ये पूछा गया था एनसीईआरटी से ही। साथ उसमें जीएस के भी पोर्शन थे, तो आपको जीएस के पोर्शन भी मजबूत करनी है। तो 11 क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। उत्तर से दक्षिण हिमालय की श्रेणी का सही सुमेलित करना है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर आपको सुमेलित करना है। तो पहला क्वेश्चन आप ऑप्शन ए है महान हिमालय, ऑप्शन बी है शिवालिक, ऑप्शन सी है ऑप्शन ए महान हिमालय, शिवालिक और लघु हिमालय, ऑप्शन बी है बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, ऑप्शन सी है ग्रेटर हिमालय, बाय हिमालय और लघु हिमालय। एक मिनट रुकना। फिर से मैं पढ़ देती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। उत्तर से दक्षिण हिमालय की श्रेणी सही सुमेलित करें, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर आपको इस रो में करनी है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो पहला ऑप्शन है महान हिमालय, शिवालिक हिमालय या लघु हिमालय, ऑप्शन बी है बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, ऑप्शन सी है ग्रेटर हिमालय, बाय हिमालय और लघु हिमालय, ऑप्शन डी है लघु हिमालय, बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय। मैं सबसे पहले आपको मैप में समझाती हूँ, उसके बाद हम लोग सही करेंगे अपने ऑप्शन को। तो सबसे पहले ये होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि ये है ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय। उसके बाद ये है बृहद हिमालय, है ना, ये ट्रांस हिमालय। उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक, है ना। तो ये जाते हैं पूरे यहाँ से कट छट कर यहाँ तक पहुँच जाते हैं, है ना, और ये तिब्बत तक ही आती हैं, ठीक है। तो हिमालय की जो भारत के अंदर है वो यहाँ तक है। तो सब अब हम लोग ऑप्शन की ओर जाते हैं। ये मैं लिख देती हूँ, ये है ट्रांस हिमालय, ये है बृहद, ये है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, और ये है मध्य हिमालय, ये मध्य हिमालय, और ये है शिवालिक, शिवालिक। ओके, अब हम लोगों को बतानी है। अब हम लोग ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो पहला क्या था? ट्रांस, ये क्या था? ट्रांस। उसके बाद बृहद, बृहद, और ये क्या था? मध्य, और ये क्या था? शिवालिक, शिवालिक। तो उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर से दक्षिण की ओर आपको सजानी है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? कहीं ट्रांस है, बृहद, तो ये ग्रेटर, तो सर इसका सही आंसर हो जाएगा बृहद। देखो यहाँ ऑप्शन बी, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, ये सही सीक्वेंस में है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। और ट्रांस हिमालय को ये इस तरह होने के कारण ऐसे, यानी कि इधर ये छिप जाता है। ये ट्रांस हिमालय है, ये बहुत पुराना है, सबसे पुराना पर्वत है, लेकिन ये छिपा हुआ है इन सबों से, यानी बृहद हिमालय से। उसके बाद ये आ जाता है मध्य हिमालय, फिर शिवालिक ना, और ट्रांस हिमालय ये इसके पीछे छिप गया है, इसीलिए इसे पार हिमालय भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑन आंसर बी। ओके, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुमेलित करनी है ना, इसे सुमेलित करनी है कि कौन कौन से सही ऑप्शन है। तो पहला है मानस, नौक्रेक और नंदा देवी। तो मानस कहाँ है? असम में। तो हम लोग मिलाते हैं, मानस असम में है, नोक्रेक, नोक्रेक कहाँ है? हिमालय, मेघालय में, नोक्रेक है मेघालय में। फिर मन्नार,
मन्नार कहाँ है? तमिलनाडु में। और नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिलाओ ए का 2, तो ए का 2 क्या है? सी। ए का 2 देखो दोनों में है, तो दोनों में तो सही है, तो पहले एलिमिनेट कर दो। बी और डी ये तो होंगे ही नहीं, पहले दोनों में। अब 2 के बाद आता है नोकरेक। नोकरेक हमने क्या मिला है? मेघालय, तो मेघालय 1 होता है, तो 1 ये भी नहीं होंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट चलते हैं, राजगीर। राजगीर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो सभी को आंसर पता ही होंगे, राजगीर कहाँ पर है? ये राजगीर है बिहार में। ओके, अब इसका आंसर दो 14, क्वेश्चन नंबर 14। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये क्लास 12 की बुक में भी है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन ए है शहडोल जिला में, ऑप्शन बी है, ये जिला भी पूछ दिया गया है बांधवगढ़, है ना। उसके बाद सिंहभूम जिला में, ये सिंहभूम है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, सिंहभूम जिला में, नीलगिरी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 14 का? ये शहडोल जिला में, ठीक है, शहडोल जिला में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित परियोजनाओं का नदियों के साथ गलत जोड़ बताएं। मतलब ये परियोजनाएं हैं, वो किन किन नदियों में ये परियोजनाएं बनाई गई हैं, उसमें से कौन सा गलत छाटना है आपको, है ना। पोंग बांध परियोजना, ऑप्शन ए क्या है? पोंग बांध परियोजना जो ब्यास नदी पर है। फरक्का परियोजना मेघना नदी पर। और टनक परियोजना महाकाली नदी पर। और ऑप्शन डी नागार्जुन सागर परियोजना वो कृष्णा नदी पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें गलत छाटनी है आपको, तो गलत क्या हो जाएगा? पोंग बांध परियोजना ये सही है, ये ब्यास नदी पर है। आप बताना कि ब्यास नदी कहाँ से निकलती है ना। ये आप कमेंट में जरूर लिखना कि ब्यास नदी से भी भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नदी का उद्गम कहाँ से होती है ना, और कहाँ गिरती है, ठीक है। जैसे गोदावरी नदी दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नदी का भी चैप्टर आपका क्लियर होनी चाहिए। तो जो पोंग बांध परियोजना है वो ब्यास नदी पर है। देखो अब ट्रिक क्या लगाना, प और यहाँ पर आधा मतलब सेम दिख रहा है, इसी तरह व्यास, ठीक है। तो पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी पर है, ये सही है। उसके बाद फरक्का, ये फरक्का मेघना नदी पर नहीं है, ये गलत है। जबकि टनकपुर परियोजना ये महाकाली नदी पर है, ये सही है, टनकपुर ना। याद रखने के लिए आप क्या करोगे कि महाकाली जब गुस्सा जाती हैं तो वो पूरे टनक करते, मतलब किसी को छोड़ती नहीं है, वो पूरा टनक के गुस्सा हो जाती है। तो महाकाली नदी पर ही कौन सी परियोजना है? टनक परियोजना। बाकी आप देखो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, ये भी सही है। जो नागार्जुन सागर परियोजना है वो कृष्णा नदी पर है। तो ऑप्शन इसका 15 कौन सा गलत हो जाएगा? ये आंसर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत छापनी है बी, फरक्का परियोजना मेघना नदी पर नहीं है। नेक्स्ट है अल नीनो एक जलधारा है। अल नीनो एक जलधारा है, तो आपको बतानी है कि गर्म जलधारा है कि ठंडी जलधारा है, गर्म कि ठंडी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अल नीनो, नीनो यानी कि नल। अगर ट्रिक लगाएं तो क्या हो जाएगा? मैं जब याद करती हूँ तो इस तरह की ट्रिक लगाती हूँ, जैसे नीलो से नल, नल में पानी, और पानी क्या बुझाती है? आग को, आग। तो ये क्या है? गर्म है। तो अल नीनो क्या है? एक गर्म जलधारा है। इस तरह के ट्रिक लगाओगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, नहीं तो अगर रटते रह जाओगे तो भूल जाओगे। तो अल नीनो एक गर्म जलधारा है। अब नेक्स्ट है, तो ऑप्शन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। कैसी जलधारा है? अल नीनो ये एक गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? जो किस्म है, चाय की किस्म क्या है? उलांग। ये चाय की किस्म है, वो कहाँ मिलती है? भारत में। वैसे तो चाय सबसे अधिक कहाँ मिलती है? असम में। सबसे अधिक चाय असम में, और सबसे अधिक चाय की जो खपत होती है वो हमारे इंडिया में ही होती है। सबसे अधिक पैदा भी होती है इंडिया में, और इसकी खपत भी होती है इंडिया में ही। ये भी पूछा जाता है कि सबसे अधिक खपत चाय की कहाँ होती है? इंडिया में, और सबसे अधिक उत्पादन भी होती है इंडिया में। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कॉफ़ी। आपको किसी को याद है कि कॉफ़ी के लिए एक्चुअल तापमान कितनी होनी चाहिए, कितनी डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए? अगर किन्हीं को याद है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना।
उसके बाद मैं इसके आंसर देने के बाद मैं इसको बताऊंगी आप लोगों को। तो विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की जो चाय है वो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है ताइवान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसकी जो सही आंसर हो जाएगी वो भारत नहीं है। भारत में सिर्फ उत्पादन होती है, जबकि ये उलांग किस्म की चाय ये ताइवान से मिलती है ना, ताइवान इसका उत्पादन करता है। नेक्स्ट है 18, लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये परियोजना सही है। पहले ये बताओ कि लोकटक झील है कहाँ? तो लोकटक झील जहाँ होगी वहाँ पर ही ये परियोजना होगी। तो किस राज्य में स्थित है? और ये बताओ कि झारखंड में कौन कौन से परियोजनाएं हैं? ये आप कमेंट में जरूर लिखना कि झारखंड में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, ताकि आप लोगों को याद भी हो सके। तो ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है केरल। तो लोकटक झील कहाँ पर है वो बताओ, किसी को भी आती है तो इसका सही आंसर है सी, लोकटक झील है मणिपुर में, है ना। और लोकटक शक्ति परियोजना भी है मणिपुर में, यानी कि 7 सिस्टर्स हैं ये, ना। तो इस जगह पर है लोकटक झील और लोकटक शक्ति परियोजना भी मणिपुर में है। नेक्स्ट है सेकंड लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खनिज कांसा, सीसा और प्लेम्बगो के नाम से जाना जाता है? यानी कि किस खनिज को कांसा, सीसा और प्लेम्बगो भी कहा जाता है? हीरा, ग्रेफाइट, मैग्नीज और चांदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 19, कांसा, शीशा भी बोला जाता है और प्लेम्बगो भी बोला जाता है। तो इसका शीशा यानी क्या? ग्रेफाइट को। और ग्रेफाइट झारखंड में कहाँ मिलती है ये भी लिखना, ठीक है। ये भी कमेंट में लिखना कि ग्रेफाइट झारखंड में सबसे सर्वाधिक ग्रेफाइट कहाँ से प्राप्त होती है, क्योंकि आपके झारखंड जीएस में आएंगे ही क्वेश्चन खनिज संपदा से लेकर उसके भौगोलिक स्थिति को लेकर भी क्वेश्चन आते हैं। और 20 क्वेश्चन है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? आप लोगों को वर्ल्ड ज्योग्राफी भी क्लास 12 की क्लास में है, तो उससे भी क्वेश्चन लिए गए हैं। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है ब्राजील। तो आप बताना कि मैं ये किसका मैप बना रही हूँ, किस देश का। तो ये क्या है? यूएसए, ठीक है ना। तो ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल पहाड़ियाँ कहाँ पर है? यह है यूएसए में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल पहाड़ियाँ किस देश में है? यूएसए में। अब ये है जनजाति से 21 क्वेश्चन, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? बताओ कि एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है जापान में। जापान में एनु जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है 21, पालघाट दर्रा आंतरिक सूचना संचारण प्रदान करती है। दर्रा, ये दर्रा से संबंधित क्वेश्चन है। जो पालघाट दर्रा है ना, पालघाट, भोरघाट, ये सब दर्राएं हैं जो हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं वहां पर, उनकी आंतरिक सूचना संचारण प्रदान करती है। जो पालघाट दर्रा है जो आंतरिक सूचना संचारण प्रदान करती है, कहाँ से कहाँ तक? पणजी से, ऑप्शन ए है पणजी से कोची तक, ऑप्शन बी है कोची से चेन्नई तक, ऑप्शन सी है मंगलोर से मुंबई तक, ऑप्शन डी है मदुरई से तिरुवनंतपुरम तक। तो पालघाट दर्रा जो आंतरिक सूचना प्रदान करती है वो है कोची से चेन्नई तक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी, कोची से चेन्नई तक। नेक्स्ट है
ट्राफालगार दर्रा आंतरिक सूचना संचारण प्रदान करती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, कोची से चेन्नई तक। अब 23 निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? जो भारत का पूछा है, ना कि झारखंड का। ये सब भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? बोकारो, झरिया, गिरिडीह या रानीगंज? इसका सही आंसर हो जाएगा रानीगंज, आंसर डी, रानीगंज। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? रानीगंज। फिर 24 पारेदीप भारत की निम्नलिखित 3 नदियों का उद्गम क्षेत्र अमरकंटक क्षेत्र में है ना? जो कौन सा 3 जो पारेदीप भारत है, जो नीचे का क्षेत्र, इसे पारेदीप भारत भी कहते हैं, है ना? तीनों तरफ से ये समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसे पारेदीप भारत कहते हैं। तो निम्नलिखित में से 3 नदियों का, जो पारेदीप भारत की 3 नदियां हैं, उनका उद्गम स्थान अमरकंटक है। तो ऑप्शन ए है चंबल, बेतवा, लूनी। ऑप्शन बी है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ऑप्शन सी है सोन, महानदी और गोदावरी। ऑप्शन डी है महानदी, नर्मदा, सोन, है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आंसर इज सी, सोन, क्योंकि सोन और महानदी और गोदावरी का उद्गम स्थान अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक से होती है। नेक्स्ट है मेघालय पठार अधिकतर निर्मित है। जो मेघालय का पठार है, ये 7 सिस्टर, ये जो है ईस्ट में, तो ये जो है मेघालय है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में ही, है ना? तो मेघालय का जो पठार है, ठीक है, पठार है, उसमें अधिकतर निर्मित किससे है? तो ये है ऑप्शन डी, तृतीय अवसादी सेलों से इसका निर्माण सर्वाधिक हुआ है, ऑप्शन डी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर लास्ट है निम्न 20, ये है SST से क्वेश्चन है, तो आप देखो, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो सबसे ऑप्शन क्या है? प्रारूप समिति की नियुक्ति। ऑप्शन 2 है भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। 3rd है भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। और 4 है संविधान सभा की बैठक। सबसे पहले हम लोग इसके ईस्वी को लिखते हैं कि कब हुई, उसके बाद हम लोग इसके डेट पर आ जाते हैं, तभी हमें याद भी हो जाएंगे और क्लियर भी होंगे आपके। तो सबसे पहले संविधान सभा की बैठक या प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? 1947 में। जो प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी वो 1947 में। और भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, ये हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है वहां पर लिखा हुआ है। इसे कब किया गया? 1949 में। कहा गया है ना कि 26 नवंबर 1949 को अधिकृत और अधिनियमित करता है, तो 1947 में। फिर भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, मतलब 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान बन गया था, तो 1950 को। अब संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 1946। अब ईस्वी से लगा सकते हो कि कब कब हुई थी, फिर भी मैं इसके डेट को लिख देती हूँ। प्रारूप समिति की जब नियुक्ति हुई थी तो वो 29 अगस्त को हुई थी। और जो ये से आप पूरे याद रखना ईस्वी को, 26 नवंबर, ये हमारी प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अधिकृत और अधिनियमित हुआ था। और साथ ही साथ ये तो सबको पता ही होगा, हमारा संविधान 26 जनवरी को हमारा संविधान बना था। और ये संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर, यानी 1946 है उसके लास्ट मंथ में 9 दिसंबर को हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अब ऑप्शन से मिलाओ, पहला क्या हो जाएगा? ऑप्शन संविधान सभा की बैठक 4, जहाँ 4 है और जहाँ 4 नहीं उसे तो पहले कट करो, ये कट होगा। और यहाँ से मिलाते हैं 4 ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। उसके बाद क्या है? संविधान सभा की बैठक के बाद क्या हुआ था? आप यहाँ पर आ जाओ, प्रारूप समिति की नियुक्ति, ये हो जाएगा 1947, तो 1 हो जाएगा, ये भी ठीक है। उसके बाद 3rd में क्या है? 2 में 1949, तो 2 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। बाकी इसे भी कट करो, तो 4, 1, 2, 3, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, है ना। सबसे पहले संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 1946 में। फिर सेकंड जो प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई 1947 में। फिर भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 1949 में। और भारतीय संविधान को प्रवृत्त होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को
बस लास्ट क्वेश्चन यही थी। तो थैंक यू वेरी मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका नेक्स्ट जो मैं ये सीरीज़ ला रही हूँ एनसीईआरटी सीरीज़ क्वेश्चन आंसर जेटेट के लिए, तो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं आप लोगों की एनसीईआरटी सीरीज़ के साथ साथ अन्य को जीएस भी कंप्लीट करा सकूँ। तो एसएसटी के लिए साथ ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की भी के लिए भी बहुत ही फेथफुल होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।